डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 की प्रोज का थर्ड चैप्टर द गंगा पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिखा हुआ है। तो चलो शुरू कर दें। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि I have received so much love and affection, मैंने फ्रॉम द इंडियन पीपल, मैंने भारत के लोगों से मैंने इतना ज़्यादा प्रेम और लगाव पाया है। आई हैव रिसीव्ड, मैंने पाया है, रिसीव किया हुआ है। सो मच, इतना ज़्यादा लव एंड अफेक्शन, प्यार और लगाव फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारत के लोगों से, यानी भारतीय लोगों से मैंने इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह और लगाव चाहत पाई है कि दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे, कि वो कुछ भी नहीं है जो मैं करता हूँ वो उसके बदले में, रिपे कैन रिपे, उसको बदले में देने के वो कुछ भी नहीं, यानी उसके अनुपात में मैं जो दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है। इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, उसका एक छोटा सा अंश भी नहीं है। मतलब कहने का कि जितना उन्होंने मुझे स्नेह और प्यार दिया है, जितना लगाव चाहत मुझे दी है, उसका एक हिस्सा भी मैं उसको ये अपने जो भी कार्य कर रहा हूँ उसके द्वारा पूरा नहीं कर सकता हूँ। दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो बहुत मुश्किल से एक आध हिस्सा, उसका छोटा सा हिस्सा पूरा हो सकता है और ज्यादा कुछ नहीं होता है। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट, और वास्तव में दूसरा कोई बदले में, रीपेमेंट मतलब पुनः उसको कीमत चुकाना, कीमत उसकी नहीं हो सकती है। सो ऑफ सो प्रीशियस एज थिंग एज अफेक्शन, यानी उतनी कीमती नहीं हो सकती, मतलब उसके बदले में मैं जो भी करता हूँ उतना कीमती नहीं हो सकता है जितना कि उनका लगाव, उनका अफेक्शन मतलब उनका लगाव, किसका? भारतीय लोगों का, भारतीय नागरिकों का जो उनके प्रति लगाव है वो उतना कीमती नहीं हो सकता है जितना कि वो कुछ कर रहे हैं उसके अनुपात में। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. Many have been admired, बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रशंसा करी है। Some have been revered, कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। Some have been revered, कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया है। But the affection of all classes, लेकिन सभी लोगों का जो लगाव है, चाहत है, उनका जो मेरे प्रति स्नेह है, ऑल क्लासेस, सभी लोगों का है, समाज के सभी वर्गों का जो हमारे प्रति लगाव है, आप इंडियन पीपल, भारत के सभी समाज के लोगों का जो मेरे प्रति लगाव और चाहत है, वो हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर, वो इतने प्रचुर मात्रा में है, यानी वो कम टू मी मतलब मुझे वो मिली है और इतनी प्रचुर मात्रा में, सच अबंडेंट मेजर, इतनी प्रचुर मात्रा में, इतने ज्यादा मुझे उन्होंने प्यार और स्नेह अपना लगाव दिया है कि दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं उससे अभिभूत हो गया हूँ। ओवरवेल्म्ड, अभिभूत हो गया हूँ। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. I can only express the hope, मैं केवल यह उम्मीद व्यक्त कर सकता हूँ कि that, कि in the remaining years, कि बाकी के जो भी साल है, I may live, जो मैं जीवित रहूंगा, यानी बाकी के जितने भी साल मैं अगर जीवित रहता हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होगा। कृतज्ञ मतलब उनके प्रति, अनवर्दी का मतलब
वर्दी का मतलब होता है जो उसके प्रति लायबल होता है, तो मैं अनलायबल यानी अपने दायित्वों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ूंगा। ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, अपने लोगों से और उनकी लगाव से, यानी अपने लोगों के लगाव और उनके जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं केयर करने की, मैं उससे कभी भी मुख नहीं मोड़ूंगा, कभी उसके प्रति गैर जिम्मेदार नहीं होगा, अनवर्दी गैर जिम्मेदार नहीं होगा। टू माई इन्यूमरेबल comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. To my innumerable comrades, मेरे बहुत सारे साथी, my innumerable मतलब बहुत सारे साथी, and colleagues सहयोगी, मेरे बहुत सारे साथी हैं और मेरे सहयोगी हैं, जिसका कि मैं I owe an even deeper debt of gratitude, मैं उनका ऋणी हूँ। डीपर डेट मतलब और अधिक ऋणी हूँ। किस चीज के? आप ग्रेटिट्यूड, उनकी कृतज्ञता के लिए। मैं उनकी कृतज्ञता के लिए पहले से और ज्यादा ऋणी महसूस करता हूँ। ऋणी हूँ मतलब महसूस करता हूँ मैं कि उनका इतना स्नेह और प्यार मेरे प्रति है कि मैं अब पहले से भी और ज्यादा उनके प्रति ऋणी महसूस करता हूँ कि मैं उनका ऋणी हूँ। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मैं अपने बहुत सारे साथियों और सहयोगियों के प्रति बहुत ज्यादा आई वो एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं बहुत ज्यादा ऋणी महसूस करता हूँ, उनके कृतज्ञता के लिए मैं बहुत ज्यादा ऋणी महसूस करता हूँ। We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them. We have been joint partners in great undertakings. We have been मतलब हम का मतलब मैं और मेरे साथी और सहयोगी, मेरे साथी और सहयोगी, मैं और मेरे साथी और सहयोगी, हम लोग ज्वाइंट पार्टनर्स यानी संयुक्त भागीदार रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग, बड़े दायित्वों में, यानी बड़े दायित्वों के निभाने में। जब वो सत्ता में आए या फिर उसके प्रति संघर्ष की लड़ाई करे तो बहुत सारे उनके साथी थे, बहुत सारे सहयोगी थे। तो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि मैं, मेरे जो बहुत सारे साथी और सहयोगी हैं, वी मतलब हम मतलब उनका कहना है मैं और मेरे साथी और सहयोगी जो मिल करके हमने एक साथ में सहभागिता निभाई है बहुत बड़े बड़े कार्यों को संपादित करने में। ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े दायित्वों के निर्वहन में हम लोगों ने एक साथ जिम्मेदारियां निभाई हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्फ एंड सरोज, और हमने बहुत सारे आनंद के पल और दुख के पल, ट्रम्प एंड सरो मतलब दुख और सुखी खुशी के पल, यानी आनंद के पल और दुख के पल दोनों हम लोगों ने शेयर किया है आपस में, मतलब मिल बांट करके सहा है। खुशी का पल है उसको भी आनंद लिया है और दुख का पल भी है तो भी हम लोगों ने एक साथ मिलकर के उसको सहा है। which inevitably accompany them, जो कि अनिवार्य रूप से साथ देव उनके साथ में बीता मेरे, यानी जो निश्चित रूप से उनके साथ में काम करने के दौरान, ग्रेट अंडरटेकिंग के दौरान, यानी बड़ी दायित्वों को निभाने के दौरान जो मेरा अनुभव उनके साथ में रहा, वो निश्चय ही वो स्वागत के योग्य है। When I die, जब मैं मरता हूं, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. कहते हैं आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की when I die, जब मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ, यानी जब मैं मरूं, मेरी मृत्यु हो, I should like my body to be cremated. मैं चाहूंगा कि मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। शुड बी क्रेमेटेड मतलब मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं किसी विदेश में मरता हूँ, बाहरी देश में मरता हूँ, विदेश में मरता हूँ, तो माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, तो मेरा शरीर वहां पे, मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए, मेरे शरीर का वहीं पे दाह संस्कार किया जाए। एंड माई एसेट्स सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी जो अस्थियों की राख हो वो इलाहाबाद भेज दी जाए। मतलब व्हेन आई डाई, जब मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड, मैं चाहूंगा कि मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं किसी बाहर के देश में मरता हूँ, तो माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, तो मेरा शरीर वहां पे
दाह संस्कार किया जाए मेरे शरीर का, एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख जो होगी, अस्थियों की राख होगी, वो इलाहाबाद भेज दी जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. A small handful of these ashes, यानी उन राख में से, यानी जो मेरे दाह संस्कार के बाद जो मेरी राख होगी, उस राख में से एक मुट्ठी, a handful यानी एक मुट्ठी, should be thrown in the Ganga, वो एक मुट्ठी राख गंगा में फेंक दी जाए, बाहर प्रवाहित कर दी जाए, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनमें से अधिकांश जो हिस्सा है, यानी मेरी राख का, मेरे शरीर के राख का जो अधिकांश हिस्सा है, ऑफ देम डिस्पोज्ड इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, वह उस तरीके से डिस्पोज किया जाए, उसका निस्तारण किया जाए, उसको संपादित किया जाए, जैसा कि जिस तरीके से, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि मैं नीचे उसके बारे में बता रहा हूं, उस तरीके से मेरी अस्थियों की डिस्पोज किया जाए, राखों का। नो पार्ट ऑफ दीज एसेट्स शुड बी रिटेन्ड और रिजर्व। नो पार्ट ऑफ दीज एसेट्स यानी जो मेरी अस्थियों की राख आएगी, जो मेरी राख होगी शरीर की, उसका कुछ भी हिस्सा, नो पार्ट ऑफ दीज एसेट्स यानी उस राख में से थोड़ा सा भी, शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, उसको न तो रखा जाए संभाल करके, न उसको प्रिजर्व किया जाए, यानी उसको संग्रहित किया जाए, न तो उसको रखा जाए, यानी पूरा का पूरा वो प्रवाहित कर दिया जाए, बहा दिया जाए, या तो फैला दिया जाए। कैसा? जैसा कि मैं नीचे बता रहा हूं, ये कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I can concern. My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad. मेरी इच्छा है, my desire to have a handful of my ashes, यानी मेरी इच्छा है कि मेरी राख का, मेरे शरीर के राख का एक मुट्ठी हिस्सा थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में मेरी शरीर की राख का एक मुट्ठी हिस्सा गंगा नदी में, इलाहाबाद में प्रवाहित कर दिया जाए। इसके पीछे बताते हैं कि हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसके पीछे कोई धार्मिक धारणा नहीं है मेरी, यानी मेरी राख को गंगा नदी में प्रवाहित करने के पीछे मेरी धार्मिक धारणा, कोई धार्मिक मान्यता धारणा उसकी नहीं है। जैसा कि अभी तक, सो फार एज आई एम कंसर्न, जैसा कि अभी तक मैं उससे जुड़ा रहा हूं, आई एम कंसर्न यानी मेरा उससे लगाव रहा है, मैं जुड़ा रहा हूं, तो मेरा ऐसा कुछ धार्मिक विशेष धारणा नहीं है, बस उससे लगाव ही मेरा है। आगे की लाइन में स्पष्ट करते हैं कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मैं इस मामले में, आई हैव नो रिलीजियस कोई धार्मिक अवधारणा, मत, कोई धार्मिक अवधारणा या मत इस मैटर में मेरा नहीं है, यानी कहने का मतलब मेरी राख को गंगा नदी में प्रवाहित करने से मेरा कोई धार्मिक उद्देश्य, धार्मिक मत कोई नहीं है, कि धर्म को लेकर के ऐसा कुछ है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद इवन सिंस माई चाइल्डहुड एंड आई हैव ग्रोन ओल्डर, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। बताते हैं कि I have been attached to the Ganga and the Yamuna rivers in Allahabad। वो कहते हैं कि मैं इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ, अटैच रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ, इवन सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, मतलब मैं अपने बाल काल से ही, बचपन से ही इन नदियों से, गंगा और यमुना नदियों से इलाहाबाद में जुड़ा रहा हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे मैं बड़ा हुआ, यानी मेरी उम्र बढ़ी, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह मेरा जो लगाव था गंगा और यमुना के प्रति, यह भी और अधिक बढ़ गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ and tradition and song and story that have become attached to them
through the long ages and become part of their flowing waters. I have watched their varying moods. मैंने उनके यानी गंगा नदी के बहुत सारे रूप देखे हैं. मूड्स मतलब उनके अलग अलग रूप देखे हैं. As the seasons change, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं, यानी ऋतुओं के बदलने पर अलग अलग प्रकार के मैंने उसके गंगा और यमुना के मूड देखे हैं, उसके स्वभाव को बदलते हुए देखा है. एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और प्रायः थॉट ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में सोचता रहा हूं मैं. एंड मिथ, और जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक गंगा नदी को लेकर के जो पौराणिक कथाएं या मान्यताएं हैं उसके बारे में भी सोचता रहा हूं. एंड ट्रेडिशन, और जो परंपराएं रही हैं उसके बारे में सोचता रहा हूं. एंड सॉन्ग, और जो गंगा से जुड़े हुए गीत थे उसके बारे में सोचता रहा हूं. एंड स्टोरी, और उससे जुड़ी जो कहानियां थी उसके बारे में सोचता रहा हूं. हैव बिकम अटैच्ड टू देम, हैज बिकम अटैच्ड टू देम, वह मुझे उससे जोड़े रखती है. हैज बिकम अटैच्ड, वो मुझसे जोड़े रखती है. टू देम मतलब उसके साथ में, यानी गंगा और यमुना नदियों के साथ में वो रिश्ता मेरा जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ अभी भी है. थ्रू द लॉन्ग एजेस, थ्रू द लॉन्ग एजेस बहुत पुराने समय से, यानी लॉन्ग एजेस मतलब बहुत पहले के समय से ही जुड़ा हुआ है. एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके फ्लोइंग वाटर्स बहते हुए जलधारा का एक हिस्सा बन गया है. यानी फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना हैज अ पार्ट ऑफ दीज स्टोरीज, यानी उनकी जो कहानियां हैं, ये मिथ है, पौराणिक कथाएं हैं, गीत हैं, वो उनके बहते हुए जल की एक धारा के साथ में उसका हिस्सा बन गया है. समझ आएगा? कह रहे हैं कि आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने उनके विभिन्न प्रकार के रूप देखे हैं, मूड्स देखे, उनके स्वभाव देखे हैं. एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं. एंड ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और प्रायः मैं इतिहास के बारे में सोचता रहा हूँ. एंड मिथ, और पौराणिक कथाओं के बारे में सोचता रहा हूँ. एंड ट्रेडिशन, और परंपराओं के बारे में सोचता रहा हूँ. एंड सॉन्ग, और जो गंगा से जुड़े गीत हैं उसके बारे में सोचता रहा हूँ. एंड स्टोरी, और उससे जुड़ी जो कहानियां हैं उसके बारे में सोचता रहा हूँ. दैट हैव बिकेम अटैच्ड टू देम, जो कि उनके साथ में जुड़ी हुई. दैट हैव बीन अटैच्ड टू देम, जो उसके साथ में जुड़ी हुई है, यानी गंगा नदी के साथ में, यमुना नदी के साथ में वे निरंतर जुड़ी हुई हैं. और थ्रू द लॉन्ग एजेस, बहुत पुराने समय से, थ्रू द लॉन्ग एजेस बहुत पुराने समय से. एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके प्रवाहित जल का एक हिस्सा बन गई है. जो उसमें जल प्रवाहित हो रहा है उसका वो हिस्सा बन गई है. इस प्रकार हम लोगों ने ये गंगा का 2 खंड पढ़ लिया. इसमें जो खंड 1 और खंड 2 है, और खंड 3, 4, 5 जो है हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे. ये पार्ट लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको स्टॉप करते हैं.